चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है वो एक बड़े रिलीफ पैकेज का जो है वो तैयारी कर रही हैं, जिसके अंदर जो हमारे मुतासरीन हैं उनको रिलीफ के लिए तो यकीनन होगा ही, लेकिन जो आने वाले दिनों में इन जैसी आफात से निपटने के लिए शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म के जो इक़दामात हैं वो यकीनन वो अनाउंस करेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। भारत की जानिब से मुसलसल आबी दहशतगर्दी जारी है। दरियाए चनाब के बाद सतलुज में भी मजीद पानी छोड़ दिया गया है। दरियाए चनाब ने जनूबी पंजाब में तबाही मचा दी है। मुजफ्फरगढ़, जलालपुर, पीरवाला में कई देहात डूब गए हैं। हर तरफ तबाही के मनाजिर हैं। तहसील जलालपुर पीरवाला का 80% हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। इस शहर को भी बड़ा खतरा लाहक है। इंतजामिया ने शहर को खाली कराना शुरू कर दिया है। पाक फौज और दीगर इमदादी इदारों की जानिब से मुतासरा इलाकों में रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सैलाब में फंसे हुए अफराद को निकाला जा रहा है। मुल्क भर में नाज़रीन तूफ़ानी बारिशों का सिलसिला जारी है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल है। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ये कह रही हैं कि सैलाब और बारिश पर किसी का इख्तियार नहीं, पंजाब में सूरत हाल बिगड़ गई है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ये कह रहे हैं कि समंदर में पानी की सतह बुलंद हो रही है। कराची से बारिश का पानी निकालना एक बड़ा चैलेंज होगा। गिलगित बल्तिस्तान में भी शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल ने तबाही मचा दी है। इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों में भी बड़े पैमाने पर तबाही देखने में आई थी। नाज़रीन, पाकिस्तान 3 साल में दूसरी बार शदीद बारिशों और तबाहकुन सैलाब का सामना कर रहा है और इस वक्त तमाम सियासी जमातें किसी न किसी सूबे में हुक्मरानी भी कर रही हैं। सियासतदानों की तरफ से हर मुश्किल वक्त में इस मुश्किल वक्त से निमटने के लिए बयानबाजियां सामने आती रहती हैं। डैम्स बनाने की बातें भी होती हैं। चंद मुतासरीन में इमदादी चेक्स भी तकसीम कर दिए जाते हैं। साल 2022 में भी यही सूरत हाल थी और आज सैलाब मुतासरीन की बहाली मुमकिन नहीं हो पाई आज तक। इसी से मुतल्लिक आज का पहला और बड़ा सवाल पैनल में शामिल हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, नवीद हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। आप सबका जी शुक्रिया। नवीद साहब, आपसे आगाज़ कर रही हूँ, चूँकि अब ये जो मुल्क भर में शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल का सामना है, हर तरफ तबाही तबाही है। अगर पंजाब की बात की जाए तो 44 लाख अफराद तकरीबन मुतासिर हुए हैं। सिंध में 16 अफराद के मुतासिर होने का खदशा है। ये जो मुश्तरका हिकमत अमली की हम बात करते हैं कि कोई भी कुदरती आफत है, जाहिर है इससे ये कहकर तो नहीं निकला जा सकता, तो ये जो मुश्तरका स्ट्रेटजी कब सामने आएगी आपके ख्याल में? जो अब तक मेजर्स लिए जा चुके हैं क्या वो काफ़ी हैं, तसल्ली बख्श कहा जा सकता है उन इक़दाम को? नवीद साहब। अच्छा देखें तो एक चीज़ तो इम्पॉर्टेंट ये होती है कि जब आप इदराक हो, आप डायग्नोसिस करें, यानी अगर डॉक्टर जो है वो मर्ज़ की तशख़ीस कर लेता है, उसको डायग्नोस कर लेता है, तो उसके बाद वो उसके लिए दवा भी जो है वो भी प्रेस्क्राइब कर सकता है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास डायग्नोसिस ही नहीं हो पा रहा। जैसे आपने अपने इंट्रो में जिक्र किया कि भारत की आबी दहशतगर्दी, यानी कभी हम भारत की आबी भारत के ऊपर डाल दिया, कभी हमने जो है वो कुदरत के ऊपर डाल दिया और कभी जो है हम उसको पिछली गवर्नमेंट के ऊपर डाल देते हैं। तो हम तो डायग्नोसिस ही नहीं कर पा रहे ना, तशख़ीस ही नहीं कर पा रहे कि इशू कहाँ पे है। आप यानी हम ये कह रहे हैं कि जी ये भारत की तरफ से आबी दहशतगर्दी है। 2010 में जब क्वार्टर ऑफ पाकिस्तान डूब गया था, उस वक्त क्या भारत ने आबी दहशतगर्दी की थी? 2022 में जब सैलाब आया, इतनी तबाहकारियाँ हुई, 40 अरब डॉलर का जो है वो मईशत को धचका लगा, उस वक्त क्या भारत ने आबी दहशतगर्दी कर दी थी? या 2023 में? तो जो भी आए, यहाँ पे हमें एक चीज़ जो है वो तय करनी है कि हमने पहले डायग्नोसिस करना है। यहाँ पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर से, यानी आप यहाँ पे तो हम मीडिया के ऊपर कह रहे हैं भारत की आबी दहशतगर्दी और भारत की आबी दहशतगर्दी, लेकिन उस दिन जब फॉरेन ऑफिस से क्वेश्चन किया गया तो उन्होंने डायरेक्ट भारत को ब्लेम नहीं किया। उन्होंने कहा कि जी डाटा हमारे साथ शेयर किया गया था, लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो है उस प्लेटफॉर्म से डाटा शेयर करना था वो नहीं किया गया, बल्कि डिप्लोमेटिक चैनल के ज़रिए जो है वो डाटा शेयर किया गया। तो अगर आप ये समझते हैं कि जी भारत ने किए, तो फिर खुल्लम खुल्ला आप इंटरनेशनली वो यानी फॉरेन ऑफिस आपका वो है ना गवर्नमेंट की पॉलिसी को बताने वाला, तो वहाँ से आए कि जी डायरेक्ट इंडिया ने दहशतगर्दी की है। इशू ये है कि हम खुद कुछ नहीं कर पा रहे। हमने इससे पहले भी कुछ नहीं किया। हमने बारहा जिक्र ये किया, NDMA का जिक्र किया कि जी NDMA हमारे पास है, हमारे पास इतने इदारे बने हुए हैं
और उन इदारों का ओवरलैप इतना है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का, उनके फंक्शंस का ओवरलैप इतना है कि समझ नहीं आ रही किसने क्या करना है। सही। हमारे पास रेस्क्यू 1122 है, हमारे पास डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस हैं जो कि रेस्क्यू का काम करती हैं। फिर ये पूछा जाए कि एनडीएमए क्या करती है। हमारे पास फ्लड फॉरकास्ट का जो है वो सेंटर है, फिर पूछा जाए कि जी एनडीएमए क्या करती है। हमारे पास पाकिस्तान मेट ऑफिस है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वो वेदर फॉरकास्ट करता है, तो फिर पूछा जाए कि जी ये एनडीएमए क्या करती है। तो वो जो पीएससी की मीटिंग में कहा गया था कि क्या बॉडीज गिनने के लिए रख छोड़ी है, अब भी जिस तरह की सिचुएशन है, लॉन्ग टर्म क्यों नहीं कर पाए अभी तक हम। खुद एनडीएमए के चेयरमैन ने ये कहा कि अभी तो हम वो डाल रहे हैं ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी सर से उतारनी है कि जी एनडीए की तरफ से आबी दहशतगर्दी। खुद एनडीएमए के चेयरमैन ने ये जो है मीटिंग में ये बात कही कि अब जो मानसून की बारिशें हैं वो 22% ज्यादा हुई हैं, पिछले साल से 22% ज्यादा हुई हैं। अब अगले साल मानसून में 22% इससे ज्यादा होंगी। तो हमें तो पता है कि ये बारिशें जो हैं ये इर्रेगुलर हो रही हैं, इनकी तरतीब गलत हो रही है, वो क्लाइमेट चेंज का असर हो रहा है। तो हम क्यों नहीं कर पा रहे, हमने उसके लिए किया क्या है, ये कोई इनसे पूछे। वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा के वो डाल देते हैं कि जी ये तो कुदरत की आफत है, ये जो है ये तो इंडिया की आबी दहशतगर्दी है, ये जो है ये तो पिछली गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। 70 बरस से यही पार्टियां हैं, यही पीपल्स पार्टी है, यही नून लीग है ना। हमारे पास अगर पीटीआई की बात करें, वो 2, 2.5, 3 साल का वो है, आप उठा के सब सारा मलबा 76 बरस का उनके सर पे डालने के, इन्होंने कुछ नहीं किया, किसी ने भी कुछ नहीं किया इस मुल्क के लिए। आपको चाहिए ये था, अभी भी ये देखें जिस तरह की आप इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने में लगे हुए, आप कह रहे हैं कि जी इकोनॉमी को हमने स्टेबलाइज करना है, आपने बहुत एफर्ट कर ली, आपने जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर जो थे उनको स्टेबलाइज कर दिया, लेकिन ये आफत, इससे जो आपकी जो सारी एफर्ट है फॉर रिवाइवल ऑफ इकोनॉमी, फॉर स्टेबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, वो सारी गई। आपकी यानी एक एग्रीकल्चर मुल्क है, उसकी जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चर से आता है, उसकी वर्कफोर्स जो है वो 40-45% जो है वो एग्रीकल्चर के साथ है। एग्रीकल्चर आपका ये तबाह हो गया, तो आपको इसके लिए प्लानिंग करनी है ना। आपने आप दरियाओं की जमीन जो है वो हथियाली गई, उन वहां सोसाइटियां बन गई। आपने क्या किया कि कोई आप फॉरकास्ट का सिस्टम बेहतर करें, आप जो है वो जो अर्बन प्लानिंग है उसको बेहतर करें, आप जो है वो मिटिगेट करने के लिए आप डैम बनाएं, ये सारी चीजें कोई नहीं। यहाँ अभी ये डिबेट हो रही है, सिंस इस वक्त सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं, हम भी बैठे हैं यहाँ पे बैठ के ये डिबेट कर रहे हैं, और ये जब ये चीज सबसाइड हो जाएगी, ये जब फेज गुजर जाएगा, उसके बाद वापस वो उसी जगह बैठ जाएंगे। इनकी प्रायोरिटीज ये नहीं है। चले ठीक है जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर वो हो जाएंगे कि फिर ये वो पॉलिटिकल रैंगलिंग में जो है वो सही है। बात है, अगर इनकी प्रायोरिटी में हो तो डेफिनेटली चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। अभी हमें इरफान काठिया साहब ने ज्वाइन किया है, DGPDM में हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया इरफान साहब आपके वक्त के लिए। अभी तो ताज़ा तरीन, अभी ज़ाहिर है बहुत सारे शहरों में ख़ासतौर पर जिसमें लाहौर भी शामिल है, तूफ़ानी बारिश हो रही है, अब थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन अभी भी ज़ाहिर है इम्कानात हैं। तो इस हवाले से थोड़ा अपडेट कर दीजिएगा। दूसरा ये जो अब क्या आपकी असेसमेंट है, जो इतनी ज़्यादा बारिशें हो रही हैं तो दरियाओं में पानी की सतह बढ़ सकती है क्या? आने वाले दिनों में क्या सिचुएशन हो सकती है इरफान साहब? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। और इस वक्त बिलाशुबा जो पीडीएमए ने 10वां स्पेल मॉनसून का उसका अलर्ट दिया 6 से 9, उसी के पेश नज़र इस वक्त हमें बारिशों का सामना है, और इसका मेन कंसंट्रेशन नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है। इसके साथ साथ आज फैसलाबाद, मुल्तान में एक धुआंधार स्पेल ये रहा, और तकरीबन 100-150 मिलीमीटर बारिशें यहाँ पे रिकॉर्ड की गई, जिससे ऑलरेडी इनंडेटेड एरियाज में जो हमारा रेस्क्यू और रिलीफ का ऑपरेशन है वो काफी हद तक इफेक्ट हुआ। और अगले 24 से 48 घंटे भी बारिश इसी तरीके से वक्फे से वो तेज हैवी टू वेरी हैवी बारिश की प्रेडिक्शंस हैं। और ओवरऑल अगर मैं आपको इस वक्त सैलाबी सूरत हाल पे बता सकूं तो जैसे मैंने कहा कि इन बारिशों के पेश नज़र हमारी रेस्क्यू और रिलीफ एक्टिविटीज
वो मुतासिर हुई। आज सुबह जलालपुर पीरवाला में जहां मैसिव एवैक्यूएशन की जरूरत थी, बारिश के बड़े स्पेल्स ने काफी सारा हैम्पर किया जो प्रोसेस चल रहा था। ओवरऑल इस वक्त पानी जो चनाब का था वो पहला बड़ा रेला मुल्तान से गुजरता हुआ पंजनद की तरफ बढ़ रहा है, और जो दूसरा रेला है वो हेड त्रिमू से डाउन स्ट्रीम मुल्तान में दाखिल हो रहा है। तो मुल्तान एक क्रिटिकल जिला रहेगा अगले 48 घंटे, और पिछले भी 36 घंटे और बल्कि 36 घंटे से यहाँ पे शदीद इनंडेशन की सूरत हाल है, और हमें अब्रप्ट एवैक्यूएशन की जरूरत पड़ी, और चीफ मिनिस्टर पंजाब ने इसका नोटिस लिया। और इस वक्त पीडीएमए पंजाब और तमाम मुतल्लिका अदारे जिनमें पाकिस्तान आर्मी, रेस्क्यू 1112, पंजाब पुलिस एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशली, वो जलालपुर पीरवाला से लोगों का मुकम्मल इनखला वो यकीनी बना रहे हैं। हमने कल 1200 लोगों को निकाला, आज शाम 5 बजे तक हम 2400 लोगों को फ्लड प्लेन से निकाल चुके हैं, और आज रात भी ये हमारा जो सारा प्रोसेस है एवैक्यूएशन का वो इसी तरह से चलता रहेगा। इसके अलावा अगर रावी की बात की जाए तो रावी का सदनाई के मुकाम पे जो हमें माई सफूरा बंद में कट लगाया ना पड़ा, उसकी वजह से मैसिव इनंडेशन सेंट्रल पंजाब में हम के खानेवाल, आपका जो टोबा टेक सिंह है और शोरकोट के मुलक्का देहात, इनमें मैसिव इनंडेशन इस वक्त हो चुकी हुई है। और पानी जो है आगे चनाब के बड़े फ्लो की वजह से, हाई फ्लो की वजह से रावी का पानी उस तेजी से रिसीड नहीं कर रहा जैसे तारीखी तौर पे या इसको टेक्निकली इसको रिसीड करना चाहिए था। ये रावी के जो अजला हैं जिसमें खानेवाल और टोबा टेक सिंह, शोरकोट के मुलक्का देहात, वो बुरी तरह से मुतासिर हो चुके हैं। वहाँ फसलें तबाह हैं, वहाँ मैसिव इनंडेशन है। सतलुज में आपके इल्म में है कि पिछले 6 से 8 हफ्ते से हम कॉन्स्टेंटली हाई टू वेरी हाई फ्लड में वो चल रहे हैं। आज भी हरीके के मुकाम पे क्रॉस बॉर्डर इंडियन हाई कमीशन से हमें बड़े जो रेले की वो इतलात दी गई, हाई फ्लड की अलर्ट दिया गया, क्योंकि हम ऑलरेडी हाई फ्लड में हैं और ऑलरेडी तमाम जो मुतल्लिका अदारे हैं वो आर देयर ऑन देयर टोज। तो अब कुछ इस वक्त 3,19,000 क्यूसेक गंडा सिंह के मुकाम पर कसूर में दाखिल हो रहा है। इरफान साहब, जिस तरह आप बता रहे हैं सैलाबी सूरत हाल भी जाहिर है, हाई फ्लड की सिचुएशन है, आइंदा 24 से 48 घंटे हैवी रेन की भी आप बात करें, तो ये जो इंतजामात, बहुत सारे लोगों की शिकवे शिकायत हैं, जाहिर है वो एक लंबी डिबेट है। आपके एंड पे आप समझते हैं कि जो रेस्क्यू रिलीफ आप कर रहे हैं वो काफ़ी है? क्योंकि अब आइंदा की अगर बात की जाए 24 से 48 घंटे तो वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, तो उस हवाले से क्या आपका बतौर इदारा क्या आप समझते हैं कि ये काफ़ी हैं इंतजामात? मैडम, ये देखना होगा कि जिस क्वांटम पे इस दफा ये डिजास्टर हमारे साथ हुआ कि हमारे 3 बड़े दरिया एक ही टाइम पे सुपर फ्लड में गए, ये हम पंजाब की तारीख में ऐसे पहले कभी नहीं हुआ। और आपने ये भी विटनेस किया कि इतने बड़े क्वांटम के, इतने बड़े डिजास्टर के बावजूद ये पाकिस्तान आर्मी, रेस्क्यू 1112, पीडीएमए पंजाब, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पंजाब पुलिस, ये तमाम वो अदारे थे कि जिन्होंने इंश्योर किया एक पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन, जिसमें अभी तक हम 21 लाख लोगों को महफूज मुकामात तक एवैक्यूएट कर चुके हुए हैं, जिसमें हम तकरीबन 27,000 जो सिर्फ एक अदारा रेस्क्यू 1112 वो बोट की जो बोट ऑपरेशंस कर चुका हुआ है। तो ये वो मैयज हैं, और जिसमें मैं खास तौर पे कहूंगा कि जिस नौयत का ये डिजास्टर था, और खास तौर पे चनाब पे कि जब 26 की रात जिस 6 से 8 घंटे में जिस तरीके से हम 10 लाख क्यूसेक्स को टच किया, और उस रात बिल्कुल ये खदशा था कि खुदा न खास्ता हमारे फ्लड प्लेन में, क्योंकि अचानक विदाउट इंटीमेशन प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल्स के ये क्रॉस द बॉर्डर इंडिया से पानी आया, लेकिन ये वो अदारे ही थे और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थी कि जिन्होंने बर वक्त इतलात दी, लोगों को फ्लड प्लेन से निकाला, और अल्लाह का शुक्र हुआ कि हम किसी भी किस्म के बड़े जानी नुकसान से बच गए। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया राठी साहब आपके वक्त के लिए। ज़ाहिर है इस वक्त इदारे एक्टिव हैं, लेकिन हम जो बुनियादी तौर पर बात कर रहे हैं कि जब ये कुदरती आफत आती है उस वक्त ही हमारे इदारे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, काम भी शुरू कर देते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस तरह से फिर रेस्क्यू रिलीफ नहीं हो पाता, क्योंकि पहले से जो मैयर लेने चाहिए वो नहीं लिए जा सकते। तो हमारा सवाल भी यही है कि ये जो मुश्तरका हिकमत अमली है उसका क्यों फुकदान है, पहले से हम प्लानिंग क्यों नहीं करते हैं? आमिर साहब, आपके ख्याल में जो प्राइम
मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि मौसमियाती तब्दीलियों से बचाव के लिए मिलकर स्ट्रेटजी बना रहे हैं, तो आपको लगता है आइंदा, क्योंकि अगले साल में ये ज़्यादा इसकी प्रेडिक्शन कर दी गई है, तो आपको लगता है कि आइंदा ये स्ट्रेटजी बना ली जाएगी? और ये जो अभी इकदाम हैं, अभी आप बात सुन भी रहे थे DG PDMA पंजाब की, तो आपको लगता है कि ये काफ़ी है, जो तसल्ली बख्श है इन इकदाम को कहा जा सकता है? आमिर साहब देखें, जिस तरह ये काठिया साहब बता रहे थे और जो रिलीफ ऑपरेशन हो रहा है, रेस्क्यू का हो रहा है, तो ये एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नज़र आ रही है। अब हम स्वीपिंग स्टेटमेंट में चले जाएं कि PMLN जो 90 की दिहाई में बनी उसको भी 70 साल का कर दें, पीपल्स पार्टी 70 की दिहाई में 60 के आखिरी अशरे में बनी, उसको हम 70 साल कर दें, और PTI को जो KP में 12 साल से बैठी है उसको सिर्फ 2.5 साल पे मुहित कर दें, तो ये तो मेरी और आपकी मर्जी है कि हम जिस पे करें। NDMA ने जब बारिशों का मौसम आया, चारों सूबों की मीटिंग्स की, जितना आप कर सकते हैं एफर्ट कि आपने बताना है लोगों को कि अलर्ट हों सूबे। PDMA कर रहा है। ये पुलिस पंजाब की पहली दफ़ा रेस्क्यू में आई है, क्योंकि बड़ा इतना तूफ़ानी सैलाब बारिशों का हर तरफ से, वरना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करती थी, PDMA के लोग, फिर 1122 पुलिस इसलिए गई कि ये इतना बड़ा तूफ़ान था सैलाब का, इतनी बड़ी मुश्किल थी लोगों के लिए कि हर इदारे को, हर डिस्ट्रिक्ट के भागना पड़ा है कि अपने लोगों को बचाया जाए। अब ये 21 लाख लोग अगर निकाले गए हैं, बताए गए हैं, आप 1122 भाग रहा है, ये सारे लोग अगर नहीं करते तो खुदा ना खास्ता कितना बड़ा जानी नुकसान होता। एक सैलाब जो फकीदुल मिसाल है कि 3 जो दरिया हैं, बिल्कुल आप इंडिया को सारे नंबर दे दें कि उसने तो बहुत अच्छा हमें पहले से बता दिया था, भाई उसने एंड पे बताया जब प्रेशर पड़ा दुनिया का भी और वो हाई फ्लड छोड़ रहा है, वरना ये पानी वो आहिस्ता आहिस्ता भी रिलीज कर सकता था, लेकिन नहीं, उनका दुश्मन है, उसने तो यही काम करना था। हमारी कमजोरियां है ना कि अगर हम दरियाओं का रास्ता बंद कर चुके हुए हैं, हमने तामीरात की हैं, कुछ भी की हैं, लेकिन हम उसको ये कह दें कि नहीं यहीं पे सारा कसूर है, बिल्कुल होगा। अभी आप देखें, अल्लाह करे कि सिंध से भी एवैक्यूएशन भी हो जाए लोगों की और पानी भी निकल जाए, क्योंकि आज फिर जो आ रहा है इन दी एंड तो इसे सिंध में ही जाके गिरना है पंजनद से, और फिर वो पानी भरना है। हमारे इलाकों में रिपोर्ट्स आ रही हैं, सिंध से भी आई हैं, कि वो गेट ही नहीं खुल सकते हैं जो बंद पड़े हुए हैं और जिनके नाम पे सालाना अरबों रुपए खर्च होते हैं। पंजाब ने अपना अगर एफर्ट किया है, चीफ मिनिस्टर भागी हैं, अब KP उनके ऊपर प्रेशर आया हुआ है सिंध वालों पे, बिलावल इधर भी आ गए हैं। हमें इस तरह की उस तूफान में जो एक सैलाब कुदरती आफत भी है ना, ये एक तो अल्लाह से पनाह सबको ही मांगनी चाहिए कि हम इसके और उसके खाते में डालते चले जाएं और सब चीज़ों को हम कह दें कि नहीं हमारे अमाल नहीं, हमारे भी अमाल है। एक अच्छी बात है कि रेस्क्यू एफर्ट पंजाब में जितना हो रहा है, बिलावल यहाँ देखने आए हैं, तो सिंध में उन्हें जवाब देना पड़ेगा ना कि यहाँ अगर ऐसा हो रहा है। देखिए तबाही तो आई है ना, लोगों के जानवर गए, फसलें गए, मैं और आप सब हम खरीदेंगे महंगी चीजें, जब अब ये सब चीजें इनपुट आपकी खत्म हो गई, फसलें नहीं रही, आपको इंपोर्ट करनी होगी, इंपोर्ट के ऊपर भी डॉलर के ऊपर प्रेशर आना है, कोई आसान काम नहीं है। लेकिन बहरहाल इससे ओहदा बरा तो सारों ने मिलकर होना है कि एफर्ट भी होनी चाहिए, और हम सब यहाँ पे बैठे हैं, हमें भी अपना दामे दर में सुखने हिस्सा डालना चाहिए कि जो लोग हमारे अपने पाकिस्तानी मुश्किल में आए हैं, जी जी बिल्कुल, उनके लिए हम कुछ काम कर सकें। हम सिर्फ अगर इसको ब्लेम गेमिंग में चले जाएंगे तो बहुत मुश्किल होगा। बहरहाल आइंदा के लिए जैसे सुपर फ्लड नेक्स्ट आ सकते हैं, जो चीजें भी हैं, एक इज्तिमाई काविश सिर्फ आज के दिनों में मीडिया जिस तरह करता है कि जब आएगा तो हम करेंगे, हम भी अगले इशू पे चले जाएं, लेकिन गवर्नमेंट्स का ये काम नहीं है कि वो रेगुलर करें, डाटा शेयरिंग भी करें आपस में, दुश्मन के साथ ना करें, आपस में जरूर करें, टेलीमीटरिंग हो रही है उसको बेहतरीन करें, आपस में एफर्ट ऐसी करें कि जो इदारे काम कर रहे हैं उन सब की सताइश तो हो रही है। मुश्किल में खड़े हुए हैं ना, 24-24 घंटे फ्लड के ऊपर आ रहे हैं, लोग रोक रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, वहां माल बनाने वाले भी होते हैं, वहां नंबर बनाने वाले भी होते हैं, लेकिन जो लोग ठीक काम कर रहे हैं उनको सताइश होनी चाहिए और बाद में बाजपुरुष भी होनी चाहिए कि जो लोग गायब हो गए मौके से ड्यूटियों पे। लेकिन बहरहाल पूरी इंतजामिया कोशिश कर रही है कि इन मुश्किलों से लोगों को निकाला जा सके। जी आया साहब, दुआ, मुझे तो इस सीजन के बादल भी फॉर्म 47 वाले लगते हैं। इन्हें बिल्कुल फिक्र ही नहीं लोगों की, बर्बाद किए जा रहे हैं, बारिशें होती जा रही हैं। अभी आप तो खुद भी भुगत के आई हैं थोड़ी देर पहले जब आप ऑफिस आई थी चंद घंटे पहले, और वो जो पानी स्ट्रीट में हमारी मतलब सो कॉल्ड एक पॉश एरिया में हमारा ऑफिस है जिसे गुलबर्ग कहा जाता है लाहौर का, वहाँ आपने हालत देख ली क्या थी। वो तो सैलाब तो खैर इससे बहुत आगे की चीज़ है ना, लेकिन ये जितनी देर की बारिश हुई है कम से कम यहाँ इतना पानी खड़ा नहीं होना चाहिए जितना हो जाता है, और उसके बाद जो हालात होते हैं वो हमारे सामने हैं। मुझे बड़ी मज़ाक़ खेज़ लग रहा है आजकल कुछ पार्लियामेंटेरियंस लोगों से चंदा मांग रहे हैं कि जी सैलाब ज़दगान की मदद के लिए चंदा दे दें,
और ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी तनख्वाहें 600% बढ़ा ली, उस वक्त इन्हें ख्याल नहीं आया लोगों का, और अब वो कहते हैं कि जी लोगों की मदद के लिए। भाई इतना पैसा कहाँ ले जाना है, खुद उतरो ना, को लोगों की मदद करो। लेकिन बात वही है ना कि वो किसी चीज़ की परवाह नहीं है। बुनियादी तौर पे नो डाउट वो बहुत नज़र आ रहा है, हिलजुल भी, भाग दौड़ भी नज़र आ रही है, काम भी बहुत नज़र आ रहा है। लेकिन ये ब्यूरोक्रेसी हमारी जो है ना, ये बड़े अच्छे तरीके से बेवकूफ़ बना लेती है हुक्मरानों को, कि जब वो दौरे पे आना होता है वो बेहतरीन चीज़ें करके इतना लश पश कैंप बन जाता है, उसमें एक एक दवाई होती है, एक एक चीज़ होती है, और वो चीफ मिनिस्टर हो या मिनिस्टर हो, उसने देख के कहना होता है वाह वाह यार बड़ा काम हो रहा है। और वो उनके, और ये आज से नहीं हो रहा, ये अल्लाह के फजल से इस मुल्क से होता चला जा रहा है, इसमें ऐसे ही हो रहा है। वो जैसे मैंने कहा था ना कि वो सिर्फ तस्वीरों के पोज बदले हैं, बाकी कुछ भी नहीं बदला। अभी तक मुझे समझ नहीं आ रही कि पंजाब में इतनी तबाही हो गई, बर्बाद होगा स्पेशली किसान हमारा। और वो जो आमिर बता रहे थे हमें भुगतना तो पड़ेगा, जाहिर है भुगतना पड़ना शुरू हो गया है अभी से। आप अगर सब्जियों की कीमतें आप देख लें वो बढ़ना शुरू हो गई हैं, गंदम महंगी होना शुरू हो गई है, अभी और ज़्यादा असरात आएंगे इस पे। लेकिन कोई अभी तक आफत ज़्यादा क्यों करार नहीं दिया गया पंजाब को, मुझे समझ नहीं आ रही। इतनी बड़ी आफत के बाद भी आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। वो वज़ीर इत्तलात साहबा फरमा रही थी कि वज़ीर साहबा अनाउंस करेंगी शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म सब, और ये वज़ीर आला साहबा कह चुकी हैं कि चूंकि मेरी वज़ारत आला के दौर में ये पहला सैलाब है, अगली दफ़ा आप देखेंगे इंतज़ामात बहुत बेहतर होंगे। मुझे उनकी बात पे कोई वो नहीं है कि मैं एतबार ना करूं, बिल्कुल मैं एतबार करने के लिए तैयार हूं। लेकिन जिस तरह दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में फौरी इक़दामात करने की ज़रूरत होती है, उसी तरह ये भी बहुत बड़ी दहशत गर्दी है। तो अभी से इसके लिए प्लानिंग करना पड़ेगी, और जब ये सैलाब का पानी उतरेगा और नुकसानात सामने आएंगे, जाहिर है वो हमारे जैसे गरीब मुल्कों का ये भी तो बड़ा मसला होता है ना कि बड़ी मुश्किल से वो डॉलर जमा किए थे, अब वो क्या करेंगे, इमदाद मांगेंगे दुनिया से भी, वो आएगी नहीं आएगी, और अगर आएगी तो कहाँ जाएगी हमें तो कभी उसका पता ही नहीं चलता ना। वो कर्ज उतारो मुल्क समारोह से लेके आज तक इसी तरह से चीज़ें हम देख रहे हैं। इनके एक्शन से हमें समझ आएगी कि ये क्या करने जा रहे हैं। कितनी गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ जो दरिया के रास्ते में बन गई वो गिरेंगी, या कितनी ऐसी तजावुज़ात को हटाया जाएगा जिनकी वजह से नुकसान ज़्यादा हो जाता है। एक क्लासिक एग्जाम्पल तो गुजरात शहर की है ना, कि जहाँ वो शहर में पानी डाल दिया गया बांध तोड़ के, कि वो शहर से आराम से निकल जाएगा, और वो जो पानी जिन्होंने वहाँ डलवाया था निकालने के लिए, उनका अपना दफ्तर आज तक भी वो पानी में डूबा हुआ था। तो ये तो हालात हैं हमारे। फिर हम कहते हैं कि जी नहीं नहीं बड़ी ज़बरदस्त काम हो रहा है, क्या बात है, ब्यूरोक्रेसी भी बड़ा अच्छा काम कर रही है, बाकी भी कोई काम नहीं हो रहा जिस तरह से होना चाहिए, नहीं हो रहा। ये इदारे हमने इतने पता नहीं क्यों बना दिए हुए हैं। एक रेस्क्यू 112 होना चाहिए और एक महकमा मौसमियात होना चाहिए, वो बता दे और ये जाके रेस्क्यू। इनको आप पैसे तो दे के देखें, इनको वसाइल तो दे के देखें, उसके बाद आप देखें कि हालात इस तरह के होते हैं। और सबसे बड़ी बात ज़ले हुकूमतों का निज़ाम, मतलब ये इस मुल्क में मार्शल लॉ ने बहुत बड़ा अगर किया होगा डिक्टेटर्स ने, लेकिन एक ये काम अच्छा हमेशा करते रहे हैं। और वो काम मुझे नहीं समझ आती कि ये हमारे जो जमहूरियत पसंद लोग हैं, जो जमहूरी हुकूमतें बनाते हैं, ये क्यों नहीं करते। जब तक उस तरफ नहीं आएंगे, फैसल विल बी बेलिंग मी आउट, तब तक ये हालात इसी तरह रहेंगे और हम बस बातें करते रहेंगे और कुछ नहीं होगा। सही है जी, ये हर सतह पर अनफॉर्चुनेटली बातें हैं। वो जो अमले इकदामात की हम बार बार स्ट्रेटजी की बात करते हैं, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ की बात करते हैं, वो देखने में नज़र नहीं आती। क्विकली ब्रेक, वापस आते हैं, यहीं से कंटिन्यू करें। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात करें मुल्क भर में शदीद बारिशों के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल और सैलाबी सूरत हाल का जो इस वक्त सामना है। क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और जो इस वक्त हुकूमती इक़दामात हैं वो कितने तसल्ली बख्श हैं। फैसल साहब, आपको लगता है कि
कि जो इस वक्त मेयर्स लिए जा रहे हैं, वो चाहे सिंध हुकूमत हो, पंजाब हो, KPGB, तमाम हुकूमतों की हम बात कर रहे हैं, क्या वो तसल्ली बख्श हैं? और एक जो मुश्तरका स्ट्रेटजी की ज़रूरत है ख़ास तौर पर मौसमियाती, तब इनको इदराक तो है, प्राइम मिनिस्टर साहब भी बात कर रहे हैं, मिनिस्टर्स भी अलग अलग लेवल पर बात कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि कोई स्ट्रेटजी ये बना पाएंगे? में दो पहलू हैं, एक तो बदलते हुए मौसमी हालात और उस मौसमी हालात से पैदा होने वाले हालात, ये दो चीज़ें। अच्छा, ये चाहे वो KP की गवर्नमेंट हो या पंजाब की गवर्नमेंट हो या सिंध की गवर्नमेंट हो, इनकी नीयत जो है ना वो ख़राब नहीं होगी। इनकी नीयत किसी भी सूबे की हुकूमत की नीयत ये नहीं हो सकती कि उसके अवाम अगर मुश्किल में है तो उनकी मुश्किलात को ख़त्म ना किया जाए। सिमत जो है वो ख़राब हो सकती है, बसीरत की जो है वो कमी हो सकती है, वो हमें जो है ना नज़र आती है। वो एयाज साहब ने भी कहा, मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ, आज फिर वही बात करूँगा, आप इस मसले को आप लाहौर से बैठ के गुजरात को नहीं चला सकते। आप जितनी कोशिशें कर लें, जितने तजुर्बे कर लें, आप नहीं चला सकते। अब तो ये सारी बातें ख्वाजा आसिफ ने भी ऐवान के अंदर कह दी ना कि मसले का हल क्या है। उन्होंने बताया कि इस मसले का जो हल है वो बल्दियाती निज़ाम है। ये ख्वाजा आसिफ ने खुद असम्बली में तकरीर करते हुए कहा है, आप कायम करें ना, ख़त्म हो जाए मसला। लेकिन आप इस तरीके से मसले को हल करना चाह रहे हैं तो ये मसला जो है वो हल होने के बजाय मज़ीद मुश्किलात का जो है ना वो सबब जो बन रहा है। अच्छा, मौसमी हालात जो तब्दील हो रहे हैं, यही सूरत हाल तो अगले साल भी होनी है ना, और इससे ज़्यादा होनी है, तो फिर क्या करना है? इन्हीं हालात से जो है ना वो गुजरेंगे। मसला तो आपका जो है ना फिर भी हल नहीं होगा। मौसम तो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन उसके बाद की सूरत हाल को तो आप कंट्रोल कर सकते हैं ना अपने फहम से, बसीरत से। इस वक्त पूरे पाकिस्तान को एक मास्टर प्लान की ज़रूरत है। इस मुल्क, ये दुनिया की शायद वाहिद रियासत होगी जो बगैर किसी मास्टर प्लान के चल रही है। कोई मास्टर प्लान नहीं है इस मुल्क के अंदर, ना किसी मुल्क का इज्तिमाई मास्टर प्लान है, ना सूबे का है, ना किसी शहर का है कि जिस पे आप अमल कर सकें, जिसमें लिखा हो कि जो है वो कौन सा इलाका किस मसरफ़ के लिए है, किस जगह पे जो है वो कौन सा जो है ना वो काम करना है। कोई है ही नहीं हमारे पास जो है मास्टर प्लान। अब कोई हुकूमतें भी कोई मास्टर प्लान के बगैर चला करती हैं, लेकिन हम लोग चल रहे हैं। वजह क्या है? बसीरत नहीं है, फहम नहीं है, दूरअंदेशी नहीं है, और ये काम हम जो है करना नहीं चाहते। हमारी शायद तरजीहात में जो है ना ये चीज़ शामिल नहीं है। लड़ाई झगड़े हमारे अब जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, सियासी जो है ना अनारकी जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। और फॉर्म 47 के बाद तो फिर तो चैप्टर ही क्लोज हो गया, कारकर्दगी का भी अब ज़रूरत नहीं है। तो अभी अगर ये लोग अगर संजीदा हैं, चीज़ों को बेहतर करना चाहते हैं और वाकई इनको आम आदमी की मुश्किल को आसान करना है, तो अब भी ये लोग बैठ जाएं। ये एक मुंतखब, खुदकार, खुद मुख्तार और बाइख्तियार, सिर्फ बल्दियाती निज़ाम की ज़रूरत नहीं है। देखिए, बल्दियाती निज़ाम तो कराची के अंदर भी है ना, रिजल्ट नहीं दे रहा। क्यों रिजल्ट नहीं दे रहा? वो खुदकार, खुद मुख्तार नहीं है। बल्दियाती निज़ाम की ज़रूरत नहीं है, एक बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम की ज़रूरत है, जिसमें कौंसलर का जो इदारा हो वो बाइख्तियार हो। एक कमज़ोर वज़ीर आला की ज़रूरत है, एक कमज़ोर वफाक की ज़रूरत है। आपको वफाक को और वज़ीर आला के दफ्तर को कमज़ोर करना होगा अगर इस पाकिस्तान को जो है वो दुरुस्त सिम में डालना है, अगर पाकिस्तान को दुरुस्त अंदाज में चलाना है। हमें ज़िलों को जो है ना वो ताकतवर करना होगा। उसके बगैर आप रोज़ ये तजुर्बा करते हैं, रोज़ इस आपके तजुर्बों की कीमत जो है ये कौम अदा करती है, लेकिन आप जो है वो अपनी जो है ना रवैये को, मिजाज को या सिम को दुरुस्त करने को जो है ना वो तैयार नहीं है। तो फिर ठीक है, अगले साल भी यही भुगतेंगे हम, सब बैठ के यही बातें करेंगे। यही कराची में बारिश आती है, कोई ना जुमले का फ़र्क है, ना आपके सवाल में कोई फ़र्क होता है, ना यहाँ के हालात में कोई फ़र्क होता है। वही हालात होते हैं और यही होते रहेंगे। इसी तरह जो है ना भुगतते रहेंगे। मजीद अबतरी तो आ सकती है, बेहतरी नहीं आ सकती। ये आप जो बल्दियाती निज़ाम की बात कर रहे हैं, इख्तियारात की, तो असल मसला तो वही है ना फैसल साहब कि इख्तियारात तकसीम कौन करेगा? फिर कौन खुदकार बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम बनाएगा? देखिए, इस मुल्क का अलमिया क्या है, जब इस मुल्क में जमहूरियत जाती है तो बुनियादी जमहूरियत आ जाती है, और जब जमहूरियत आती है तो बुनियादी जमहूरियत चली जाती है। लेकिन वो जो बुनियादी जमहूरियत में भी जो है ना लोग उस डिक्टेटर को कबूल कर लेते हैं, क्योंकि वो आम आदमी के मसाइल को बुनियादी जमहूरियत आपकी हल करती है। ये समझना चाहिए। ये अगर ये लोग बाइख्तियार निज़ाम लाएंगे तो ये ख़ानदान और ताकतवर हो जाएंगे, इनकी आवाम में रसाई, इनकी फॉलोइंग और बढ़ जाएगी।
ये समझेंगे, आम आदमी समझेगा कि इस खानदान ने, चाहे वो पंजाब का शरीफ फैमिली हो, सिंध का जरदारी फैमिली हो, लोग कहेंगे कि इस खानदान ने ये निज़ाम ला के हमारे बुनियादी मसाइल को हल किया है। इख्तियार इम्पोर्टेंट नहीं है, आपकी फॉलोइंग बढ़ेगी, आपका इज्जत बढ़ेगी, आपका मर्तबा बढ़ेगा, रुतबा बढ़ेगा, लेकिन आपको ना इज्जत और रुतबे और मर्तबे से ज़्यादा इख्तियार की ज़रूरत पड़ रही है, तो फिर इस पर तो क्या कहा जा सकता है। सही, बिल्कुल। लीडर जो होता है वो अपनी कदर बढ़ाता है, अपने आप को ताकतवर नहीं बनाता, वो कौम को जो है ना वो ताकतवर बनाता है। यहाँ लीडरों ने अपने आप को ताकतवर बना लिया है और कौम को कमजोर कर दिया है। ठीक ठीक, बिल्कुल जी। अब क्विकली नाज़रीन एक ब्रेक ले लेते हैं छोटी सी, वापस आते हैं, इसी पर हम बात करेंगे कि मुश्तरका स्ट्रेटेजी सामने आएगी, क्या जो इस वक्त इक़दाम किए जा रहे हैं वो तसल्ली बख्श हैं या नहीं। ब्रेक के बाद जी, वेलकम बैक नाज़रीन। इलियास साहब, अब बातें तो बहुत होती हैं जब इस तरह के मामलात होते हैं, सियासतदान ख़ास तौर पर बहुत सारी स्ट्रेटजी की भी बातें करते हैं, बयानबाजी भी सामने आती है। अब तो डैम्स बनाने की भी बातें हो रही हैं, इमदादी चेक्स भी तकसीम कर दिए जाते हैं। क्या यही हल है या आपको लगता है कि आइंदा के लिए जो एक लाहे-अमल, एक स्ट्रेटजी ऐसी बना लेनी चाहिए ताकि कम से कम नुकसान हो? देखिए जी, जब सूरत हाल था, एनडीएम ने तमाम सूबों को भी आगाह किया था कि इस दफ़ा बारिशें ज़्यादा होंगी, ग्लेशियर पिघलेंगे, तो सूरत हाल ज़रा ख़तरनाक है। तो लेकिन जो इंडिया की जानिब से भी बताया गया कि जो डैम उन्होंने बनाए हुए हैं वो भी फुल हो गए हैं, तो सूरत हाल में इस बात का इदराक था कि बारिशें ज़्यादा हो रही हैं तो पानी ज़रूर आएगा। तो इसके लिए इंतज़ामिया वगैरह जो थी ये अलर्ट थी, लेकिन जो पानी आया वो बहुत ज़्यादा आया, और पानी इस कदर ज़्यादा है कि जो उन्होंने जो अपने रास्ते जिन पर कब्ज़ा किए हुए थे, सोसाइटियाँ जिन पर कहते बनी हुई हैं, उन सब को भी उन्होंने कब्ज़े छुड़वा लिए, और जिस तरह छुड़वाए हैं वो सबको पता है। तो लेकिन ये सूरत हाल है, इसमें वो लोग मारे गए हैं जिन लोगों को ये गलत प्लानिंग होने की वजह से, जिन लोगों को प्लॉट बेच दिए गए, जिन लोगों को हाउसिंग सोसाइटी, ये तो लोगों ने तो नहीं किया, गवर्नमेंट ने इनको उस टाइम करने दिया। तो उस टाइम जो भी उस वक्त गवर्नमेंट थी उसकी गलत प्लानिंग की वजह से यहाँ उसको बताया नहीं गया, या इनको बताना चाहिए कि ये गलत चीज़ हो रही है, ये इस तरह चीज़। लैंड तो ज़मीन तो गवर्नमेंट की है, तो गवर्नमेंट को उस टाइम चाहिए। इरिगेशन डिपार्टमेंट की तरह डिपार्टमेंट उस टाइम सोए हुए थे सारे, किसी ने कुछ किया नहीं है उस टाइम। देखें मामला, देखें अब अगर आके 45 किलोमीटर जो आके रूडा एक बंद बना रही है, तो ये तो बंद पहले भी बनने चाहिए थे, ताकि ये जो दरिया का अगर है तो साइड पर ये लाइनें पहले इनको देख के इनकी मरम्मत की जाती, जैसे ट्रेन की लाइनों की जाती, इसी तरह दरियाओं के बंदों की जाती थी, ताकि ये सूरत हाल कंट्रोल रहे, पानी को काबू में रखा जा सके। वरना तो रावी का जो रास्ता है, वो तो रावी का रास्ता तो पता चलता है कि किले के पास से गुजरता था, जो पुरानी तारीख है उसके मुताबिक तो किले के पास से गुजरता, स्टेशन के पास से होता हुआ जाता था। तो फिर ये इसके बंद काट के इसको लैदा किया था, वरना 88 में तो शादरा भी डूब गया था। तो ये जो सारी सूरत हाल है, इसको कंट्रोल करने के लिए इनको चाहिए था, एक प्लान करना चाहिए था। तीनों दरियाओं में पानी आ गया और इंडिया ने बताया नहीं है, तो फिर भी बड़ी हद तक जो पाकिस्तान की जानिब से जो इसको कंट्रोल किया गया है लोगों को, लेकिन लोग फंस गए इसमें। जो भी सूरत हाल है, पानी कंट्रोल नहीं हो रहा। आप देख लें गुजरात को पानी चले गया, तो अब उसके लिए मशीनरी यहाँ सारी लाहौर से गई है। अब लाहौर में बारिश हुई है तो लाहौर में सड़कों पर पानी खड़ा है। ये आपको बताना चाह रहे हैं कि आपकी ये सारी पानी नहीं निकलेगा। यहाँ जो सारी सूरत हाल है, इसी तरह मुल्तान में जा रहे हैं, तो सारी ये जो चीज़ें थी, इन चीज़ों को कंट्रोल करने के प्लानिंग करने की ज़रूरत थी। ये आज इस गवर्नमेंट की नहीं, पहले की गवर्नमेंट को चाहिए था कि बिल्कुल प्लानिंग करके रखते और डूबने से बचाया जाता है सारी चीज़ों से। अब देखें खाने पीने की चीज़ें भी गई, जो पहले तो जहाँ से आप देखें लाहौर के करीब ही जो खेत होते थे, इधर से मुकामी चीज़ें, सब्ज़ी वगैरह इस तरह की चीज़ें मिल जाया करती थी। अब वो भी सारी ख़त्म हो गई, सोसाइटीज़ बन गई। अब वो चीज़ें गवर्नमेंट को इसके लिए प्लानिंग करनी चाहिए थी। जो अदारे बैठे हुए हैं उनमें, अदारे में जो ये कहा जाता है कि अदारों में पैसे दे के भी काम नहीं होता। ऐसे अदारे हैं जो इधर के पंजाब गवर्नमेंट के हैं, और बिल्कुल इसमें है वो कोई गवर्नमेंट भी नहीं कुछ कर सकती। जो चाहते हैं वन विंडो बना देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, लेकिन कुछ नहीं। अब जो सारी चीज़ें जो गई हैं उसमें कौन जिम्मेदार है? उसमें ये देखें लोग जो मारे गए हैं, जिनकी सोसाइटियाँ आप कह रहे हैं इलीगल हैं, लोग तो रोते हैं। अब देख लें लाहौर जैसे शहर में लोग बैठे हुए हैं बेयारो मददगार और सड़कों पर बैठे हैं, उनको कौन करेगा, रिलीफ देगा? अब पूरे पंजाब में ऐसे सूरत, तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में
जो सूरत हाल है ख़राब है। आप देख लें गंडा सिंह में कितना बुरा हाल है, उधर गाय का चारा नहीं मिल रहा, इधर जो सूरत हाल है। चनाब में अलहदा है और रावी का अलहदा जो आ रहा है सारा पानी वगैरह। ये तो शुक्र करें रावी में जो प्रेशर है वो कम हुआ है, पानी का बहाव कम हुआ है और इसकी सतह कम हुई है, तब जाकर लोगों को रिलीफ मिलना शुरू हुआ है। लेकिन चनाब और जो सतलुज उसमें पानी नहीं ठहर रहा, पानी उसी तरह जो सूरत हाल है। ये तो वो है जो चीज़ें जो कंट्रोल नहीं हो रही। और उसमें आप देख लें कसूर में भी पानी है, आगे जितने देहात मौजाजात हैं उधर मुल्तान वाली साइड पर, मुल्तान शहर में पानी आ गया, तो इसके बाद फिर क्या रह जाता है जो पानी का बहाव इतना ज़्यादा है। तो इसके लिए बाकायदा इनको प्लानिंग करनी चाहिए इस तरह जो जहाँ तक वो कहते हैं ना डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का निज़ाम, तो पंजाब में तो चलना ही नहीं दिया जाता। पंजाब में पता है कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर जो है वो निचली सतह पर चली गई, तो इनका क्या बनेगा। यहाँ तो फिर सीएम के पास कुछ नहीं है, बिल्कुल। फिर जो नाज़म होगा, जो डिस्ट्रिक्ट का जो मेयर होगा, उसके पास सारे इख्तियारात होंगे। तो इसलिए इधर पंजाब में कोई इख्तियारात नहीं देना चाहता। जब तक इख्तियारात पूरे मुल्क में भी लोगों की हालत नहीं बदलेगी, की तकसीम नहीं। बिल्कुल जी, आपका पॉइंट आ गया है इलियास साहब, वक्त खत्म हो गया। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।